रीटेस्टिंग मतलब आप लोग जब टेस्टिंग करते हो, किसी भी फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना पड़ता है हमें। तो किसी भी फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना है मतलब क्या है, एक एप्लीकेशन देता है, ठीक है। इस स्पेसिफिक एप्लीकेशन में पहले आप लोग डालोगे यूजर नेम, देन पासवर्ड, एंड देन आप लोगों का रहता है सबमिट बटन, ठीक है। ये सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या होता है, नेक्स्ट एक होम पेज ओपन हो जाता है, जिसमें बहुत सारे कंटेंट्स अवेलेबल रह जाते हैं, ठीक है। उस होम पेज के ऊपर कंसिडर कर लो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, तो उस प्रोडक्ट को मुझे इस प्रोडक्ट को खरीदना है, ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट है, इसमें से किसी भी एक प्रोडक्ट को मुझे खरीदना है, तो मैं क्या कर देता हूँ, उसको कार्ट में भेज देता हूँ। तो वो नेक्स्ट आता है कार्ट पेज, कंसिडर करो। तो इस कार्ट में वो प्रोजेक्ट जो प्रोडक्ट था वो आ गया, देन उसकी वैल्यू आ गई, देन बहुत जो कुछ बाकी की इंफॉर्मेशन रहेगी वो भी। तो वहां पे ऑप्शन मिल जाता है कंटिन्यू विथ पेमेंट प्रोसेस, एंड लाइक जो कुछ रहेगा तो कार्ड ऑप्शन रहते हैं वो वाले। तो अगर पेमेंट प्रोसेस के ऊपर आप लोग ओपन कर देते हो, तो ये आप लोगों का पेमेंट पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे डिफरेंट ऑप्शन, जैसे कि पेमेंट करना है हमें कार्ड से, या तो गूगल पे, फोन पे, मोबीक्विक, पेटीएम, जो कुछ अदर यूपीआई ऑप्शंस रहेंगे वो। तो ऐसे आप लोगों को पेमेंट करना होता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी। तो किसी भी फंक्शनलिटी को आप लोग टेस्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है यूजर नेम, देन पासवर्ड, ठीक है। चलो ये एक एप्लीकेशन है, आप एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए एक नॉर्मल यूजर क्या क्या करता है, पहले अकाउंट क्रिएट करेगा, एंड देन ये लॉगिन वाली प्रोसेस, एंड ये आगे की प्रोसेस। तो हम लोगों को टेस्टिंग करनी है, तो सिर्फ एक यूजर से टेस्टिंग करके नहीं चलता, उसको कम से कम आप लोगों को एटलीस्ट 10 यूजर के साथ क्रिएट करके देखो, चलो 20 यूजर के साथ क्रिएट करके देखो, 30 यूजर के साथ क्रिएट करके देखो। तो इसका फायदा क्या होता है, आपको इसके ऊपर कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ ये सारी चीजें प्रॉपरली वर्कआउट हो रही है। तो उसके हिसाब से आप लोगों को क्या फॉलो करना है कि फर्स्ट एक यूजर नेम डाल दूंगा मैं, एंड दूसरा पासवर्ड डाल दूंगा, ठीक है। ये तो वर्कआउट हो गया, ठीक है, ये वर्कआउट हो गया, ये वैलिड था इसलिए वर्कआउट हो गया। दूसरा वैलिड डाल देता हूँ, यूजर नेम सेकेंड, पासवर्ड सेकेंड। ये वैलिड होके भी वर्कआउट नहीं कर रहा है, ये यूजर नेम एंड पासवर्ड वैलिड होके भी ये वर्कआउट नहीं कर रहा है। तो इस टाइम पे आपको समझ लेना है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, एक वर्कआउट हो रहा है, एक वर्कआउट नहीं हो रहा है, दोनों भी वैलिड है। तो इस टाइम पे आपको यहाँ पे सिर्फ क्रॉस वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो क्रॉस वेरिफिकेशन कैसा रहता है, और कुछ वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड आप लोग डाल दोगे, यूजर नेम 3, पासवर्ड 3, ये वर्कआउट हो गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और वैलिड यूजर नेम 4, पासवर्ड 4, ये भी वर्कआउट हो गया। और ऐसे मल्टीपल आप लोगों ने यूजर नेम 5, पासवर्ड 5, ये भी वर्कआउट। अभी हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ इस चीज की वजह से एक वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड वर्कआउट नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, अदर कुछ यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल के चेक किया इट्स वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रीटेस्टिंग, री-एग्जीक्यूटिंग द सेम फंक्शनैलिटी। हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम फंक्शनैलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं बार बार, री-एग्जीक्यूटिंग द सेम फंक्शनैलिटी विथ मल्टीपल टेस्ट डेटा। ये क्या है, टेस्ट डेटा है। एक यूजर नेम यूज करते हो आप लोग, एक पासवर्ड यूज करते हो, तो क्या है कि वो स्पेसिफिक टेस्ट डेटा है। तो वो मल्टीपल टेस्ट डेटा यूज करके एक सेम फंक्शनलिटी को हम लोग टेस्ट करते हैं, तो उसको बोला जाता है रीटेस्टिंग। देखो डेफिनेशन के हिसाब से, डेफिनेशन क्या है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ री एग्जीक्यूटिंग द सेम फंक्शनलिटी विथ मल्टीपल टेस्ट डेटा। बिल्ड और एप्लीकेशन को हम लोग कंसिडर करते हैं फंक्शनलिटी, एप्लीकेशन में क्या रहता है, फंक्शनलिटी, इसलिए री एग्जीक्यूटिंग द स्पेसिफिक फंक्शनलिटी विथ मल्टीपल टेस्ट डेटा। तो टेस्ट डेटा अलग अलग हो सकता है, चलो यूजर नेम पासवर्ड तो ये स्पेसिफिक हो गया, और भी टेस्ट डेटा आप लोगों के एप्लीकेशन में रहते हैं कि आप लोग क्या करोगे कि मुझे कंसिडर करना है कि
यहाँ पे एक काम करते हैं, विंडो, उसके बाद वहाँ पे अमेज़न सर्च करेंगे। अमेज़न, तो सिंपल सी थिंग है यहाँ पे। अभी ये प्रोडक्ट आप लोगों के पास है, तो प्रोडक्ट में बहुत सारी चीजें मिलेगी। आप लोगों को एक मोबाइल खरीदना है, तो एक यूजर क्या करता है, अमेज़न में जाके स्पेसिफिक एक मोबाइल के ऊपर क्लिक करेगा, उसी किसी भी मोबाइल को चेक करता है, प्रोडक्ट को। अभी प्रोडक्ट में चेक कर लिया, इस फोन में चला गया और इसको ऐड टू कार्ट कर दिया। ठीक है, इसने जैसे ही ऐड टू कार्ट किया, एक नॉर्मल क्या होना है कि एक मोबाइल कार्ट में जाके स्टोर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है। फॉर एग्जांपल फंक्शनलिटी के हिसाब से बताता हूँ कि स्क्रीन के सामने आप लोगों को क्या दिख रहा है, एडेड टू द कार्ट। बट अगर हम लोग कार्ट पेज में जाते हैं एंड यहाँ पे वो फोन दिखा ही नहीं रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। मैंने वहां पे तो फोन को कार्ट में ऐड किया था, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो इस स्पेसिफिक फंक्शनलिटी में कुछ तो गड़बड़ है। चलो ये एक बार मुझे कंफर्म हो गया यहाँ पे कि ये कार्ट में ऐड करने के बाद भी ऐड नहीं हो रहा है, तो इमीडिएटली मैं डिफेक्ट नहीं लॉक कर दूंगा। मुझे वो कंफर्मेशन चाहिए कि सच में हर एक के साथ ऐसा ही हो रहा है, तो मैं दूसरा यूजर का यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करके चेक करूंगा, या तो दूसरे सिस्टम से या तो दूसरे ब्राउजर से। ये अलग अलग चीजें मैं परफॉर्म करके देखूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सिंपली री एग्जीक्यूशन हो जाता है एक फंक्शनलिटी। एक फंक्शनलिटी थी जहां पे हम लोगों को कार्ट में प्रोडक्ट ऐड करना है, तो कार्ट प्रोडक्ट में ऐड करना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक यूजर के साथ ऐड करके देखेंगे, दूसरे यूजर के साथ ऐड करके देखेंगे, या तो एक ब्राउजर रहेगा, दूसरा ब्राउजर रहता है, तीसरा ब्राउजर रहता है। तो इसके हिसाब से आप लोग डिफरेंट ब्राउजर के ऊपर उस एप्लीकेशन को ओपन करके कार्ट में वैल्यूज ऐड करके देखोगे, एक ही ब्राउजर के डिफरेंट वर्जन के ऊपर डाल के देखोगे। तो ये क्या हो जाता है, हम लोग एक फंक्शनलिटी को क्रॉस वेरिफिकेशन करते, क्या करते हैं, क्रॉस वेरीफाई। तो इस क्रॉस वेरिफिकेशन प्रोसेस को बोला जाता है रीटेस्टिंग। क्या कर रहे हैं हम लोग, स्पेसिफिक री एग्जीक्यूटिंग द सेम फंक्शनलिटी विथ मल्टीपल टेस्ट डेटा। एक ही फंक्शनलिटी को क्रॉस वेरीफाई करना है विथ मल्टीपल टेस्ट डेटा। तो इसका फायदा क्या होता है, अगर हमें कहीं पे डिफेक्ट मिलता है, तो ये डिफेक्ट कंफर्म करने के लिए ये सिंपल सी प्रोसेस रहती है। मैं किसी भी एक सिनेरियो के बेसिस के ऊपर डिफेक्ट को लॉग नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि अगर मुझे एक ही बार यूजर नेम एंड पासवर्ड फेल हो गया, ठीक है, और मैंने स्पेसिफिक उसको डिफेक्ट को लॉक करके डेवलपर को भेज दिया, बट व्हाट इफ कि वही यूजर नेम एंड पासवर्ड वर्क नहीं हो रहा है, बाकी सारे के सारे हो रहे हैं, तो उसको वैलिड डिफेक्ट नहीं बोल सकते ना हम लोग। वो डिफेक्ट डेवलपर को मिला ही नहीं, डेवलपर ने अदर कुछ यूजर नेम डाले, पासवर्ड डाले, और उसकी साइड से वो सारी चीजें चल रही, तो आपका डिफेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्टेड बाय डेवलपर। तो ये स्पेसिफिक सिनेरियो है। तो आप लोगों को अगर कभी भी डिफेक्ट मिलता है, तो उसको पहले कंफर्म करना पड़ता है। तो कंफर्म करने के लिए क्या करोगे आप लोग, उसको बार बार री एग्जीक्यूट करोगे, अलग अलग सिनेरियो से टेस्ट करोगे, अलग अलग फंक्शनलिटी से टेस्ट करोगे। तो उसी प्रोसेस को बोला जाता है री एग्जीक्यूटिंग द सेम फंक्शनलिटी विथ मल्टीपल टेस्ट डेटा। तो ये स्पेसिफिक डेफिनेशन थी इसकी। उसके बाद यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हमारी रहती, उसको हम लोग रिग्रेशन टेस्टर भी बोलते हैं, या तो ब्लैक बॉक्स टेस्टर बोल दिया तो भी चल जाता है। हम लोग ही ये खुद, क्योंकि हम लोग ही रिटेस्टिंग करते हैं, हम लोग ही रिग्रेशन करते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी हम लोग ही करते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट था। उसके बाद ये रिटेस्टिंग की कंसेप्ट हमें 2 बार फॉलो करनी पड़ती है। कब, फर्स्ट, बिफोर वी लॉग द डिफेक्ट वी डू द रिटेस्टिंग। व्हाई, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि डिफेक्ट अगर मुझे एक मिल गया कि हाँ यहाँ पे फंक्शनलिटी फेल हो रही है, ठीक है, तो मैं इमीडिएटली उसको लॉग नहीं कर देता, उस डिफेक्ट को इमीडिएटली लॉग, लॉग मतलब उसको स्क्रीनशॉट निकालो, उसकी इंफॉर्मेशन वहां पे मेंशन करो एंड डेवलपर को भेज दो। तो वो हम लोग
यहाँ पे जीरा रहता है लॉक करने के लिए, या तो HPALM रहेगा, या तो एडीओ बोर्ड रहता है, एक्सेट्रा। तो ये डिफेक्ट हम लोग जहाँ पे लॉक करते हैं, वहां पे इमीडिएटली लॉक नहीं करेंगे। एक ही बार फंक्शनलिटी फेल हो गई तो अरे उसको क्रॉस कंफर्म करो, तो उसको क्रॉस कंफर्म करने के लिए दूसरा टेस्ट डेटा यूज करेंगे। तो बिफोर लॉगिंग द डिफेक्ट वी हैव टू जस्ट क्रॉस वेरीफाई दैट दिस इज एक्चुअल डिफेक्ट और नॉट, और वैलिड डिफेक्ट और नॉट। अगर आप मल्टीपल टेस्ट डेटा यूज करके भी वही सेम फंक्शनलिटी एरर दे रही है, वो वर्कआउट नहीं हो रही है, तो वहां पे डिफेक्ट है, मतलब वो रहेगा आप लोग का वैलिड डिफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, आप लोगों ने मल्टीपल बार क्रॉस वेरीफाई करके उसको टेस्ट किया एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल रिजल्ट, देन यहाँ पे डिफेक्ट है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये था कि हाँ ये यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करना चाहिए था, ठीक है, बट वो एक्चुअल रिजल्ट क्या आया कि नहीं हो रहा है। दूसरा यूजर ने पासवर्ड डाल दिया, वो भी वैलिड था, फिर भी वो एक्चुअल रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट मैच नहीं हुआ। मतलब आपने मल्टीपल डेटा यूज करके उसको चेक किया एंड दैट थिंग इज नॉट वर्किंग, देन यू हैव टू लॉग दैट डिफेक्ट। आप लोग बोल सकते हो कि दिस इज द कंफर्म डिफेक्ट, वैलिड डिफेक्ट उसको बोला जाता है। तो अगर वैलिड डिफेक्ट है तभी आपको वो लॉक करना है, आपको श्योरिटी चाहिए, नहीं तो मेरे साइड से वो डिफेक्ट मिल रहा है मुझे और मैं डेवलपर को भेज देता हूँ, उसको डिफेक्ट ही नहीं मिल रहा है। तो डिफेक्ट रिप्रोड्यूस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। ये डिफेक्ट रिप्रोड्यूस रिप्रोड्यूस मतलब मैं अगर उस डिफेक्ट को ढूंढ पा रहा हूँ ना, तो बाकी लोग भी सेम स्टेप्स फॉलो करके उनको भी वो डिफेक्ट मिलना चाहिए। बाकी ब्राउजर के ऊपर भी वो सारे वर्किंग चीजें हम लोग देखेंगे, उस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के ऊपर चेक करेंगे, तो ये डिफेक्ट रिप्रोड्यूस होना ही चाहिए। तो जब वो डिफेक्ट मल्टीपल टाइम रिप्रोड्यूस हो जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं वैलिड डिफेक्ट। सिंपल सी कंसेप्ट है, वैलिड डिफेक्ट। तो ये डिफेक्ट लॉक करने से पहले हम लोग जब प्रोसेस फॉलो करते हैं क्रॉस वेरिफिकेशन वाली, तो वो रहती है रीटेस्टिंग। तो फर्स्ट टाइम रीटेस्टिंग हम लोग कब करेंगे, बिफोर लॉगिंग द डिफेक्ट। अभी डिफेक्ट लॉक कर लिया, वैलिड था इसलिए लॉक कर दिया, डेवलपर को भेज दे। तो हम लोगों ने पहला एक रीटेस्टिंग फॉलो कर लिया, बिफोर लॉगिंग डिफेक्ट। एंड सेकेंड वन, वो स्पेसिफिक हम लोगों ने डेवलपर को भेज दिया, डेवलपर ने उसके ऊपर काम किया, उस डिफेक्ट को रिजॉल्व कर दिया। तो रिजॉल्व किया तो वो हमें भेज देगा चेक करने के लिए। तो वो चेक करते समय भी हमें रीटेस्टिंग परफॉर्म करनी पड़ती, क्योंकि हम लोग उसको डिफरेंट, जैसे पहली बार चेक किया था वैसे ही दूसरी बार भी डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल टेस्ट डेटा यूज करके, डिफरेंट सिनारियोज यूज करके उसको टेस्ट करेंगे। तो वहां पे भी हो जाती है आप लोगों की रीटेस्टिंग की कंसेप्ट फॉलो। तो यहाँ पे आप लोग दोगे कि आफ्टर रिजॉल्विंग डिफेक्ट बाय डेवलपर। बहुत सिंपल सी कंसेप्ट है। यह रीटेस्टिंग फिर दो बार आप लोगों को परफॉर्म करनी पड़ती है। तो ये दो बार स्पेसिफिक क्या है, बिफोर लॉगिंग द डिफेक्ट वी हैव टू जस्ट कंफर्म दैट द डिफेक्ट इज वैलिड और नॉट, सो वी विल अप्लाई मल्टीपल टेस्ट डेटा एंड आफ्टर confirmation like the defect is a valid and reproducible to everyone, then we will log that defect into the Jira tool or HPLM or ADO or etc, and we will send it to the developer. So after like resolving that defect by the developer, again we have to check that the defect is properly resolved or not, and we will do the retesting. कंसेप्ट बहुत सिंपल है, सिर्फ डिफेक्ट वैलिड है या नहीं इसको चेक करने के लिए रीटेस्टिंग करनी है, एंड वो प्रॉपरली रिजॉल्व हुआ है या नहीं डेवलपर से, उसके बाद एक बार रीटेस्टिंग कंसेप्ट फॉलो करनी है। इतने से ही कंसेप्ट आप लोगों के सिलेबस में है रीटेस्टिंग, और रियलिटी में भी यही हम लोग फॉलो करते हैं। डिफेक्ट मिला है कंफर्म करो पहले, नहीं तो ऐसा हो जाएगा मेरे को डिफेक्ट मिला, मैंने भेज दिया किसी डेवलपर को और वो बोल देगा क्या भाई ये डिफेक्ट रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो वो रिजेक्ट कर देगा।
दूसरे लोगों को वो डिफेक्ट ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसी चीजें हो सकती है ड्यू टू एनवायरमेंट इशू। एनवायरमेंट मतलब यूआरएल जो रहता है, एंड पॉइंट यूआरएल वही। तो आपके कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको वो डिफेक्ट मिल जाता है किसी के सिस्टम में, लेकिन दूसरे सिस्टम में नहीं मिलता वो डिफेक्ट। यूआई रिलेटेड इश्यू ऐसे हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को कंफर्म करनी पड़ती। तो यही है आप लोगों की कंसेप्ट रीटेस्टिंग। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या बताना है, पहली डेफिनेशन, देन कौन इन्वॉल्व रहता है, लेकिन उसके बाद बताओगे रीटेस्टिंग कब परफॉर्म करनी पड़ती है। उसके हिसाब से नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखे है, देखो, रीटेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ वी डूइंग टेस्टिंग अकॉर्डिंग टू द टेस्ट केसेस, हम लोग तो टेस्टिंग टेस्ट केसेस के हिसाब से ही करते हैं, एंड वी चेक यूजिंग ओनली वन टेस्ट डेटा, मतलब एक सिंगल टेस्ट डेटा के ऊपर हम लोग उसको टेस्ट करते हैं, देन वो बैड डिफेक्ट हो जाता है। मतलब मुझे एक डिफेक्ट मिल गया एक सिंगल टेस्ट डेटा के ऊपर, जैसे मैंने बताया, तो एक ही बार में मैं लॉक कर दिया डेवलपर को, अनसेंड कर दिया, तो वो बैड डिफेक्ट कंसिडर किया जाता है। उसको कंफर्म करना पड़ता है मल्टीपल टेस्ट डेटा से। उसके बाद अ गुड डिफेक्ट इज दैट डिफेक्ट व्हिच ऑकर्स रिपीटेडली ऑन मल्टीपल टेस्ट डेटा। वही मैंने बताया कि आप लोगों का डिफेक्ट रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। मल्टीपल टेस्ट डेटा डालने के बाद भी अगर वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो आपका वो डिफेक्ट गुड डिफेक्ट कंसिडर किया जाता है। और डिफेक्ट मिलना टेस्टर के लिए अच्छी बात रहती। आप लोग बोलोगे कि डिफेक्ट मिलना क्या अच्छी बात रहती, हमारा काम ही डिफेक्ट सर्च करने का है। टेस्टर का काम क्या रहता है, डिफेक्ट को ढूंढो उस एप्लीकेशन में। क्यों? क्योंकि ये बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर हमने नहीं ढूंढा तो यूजर्स को कहीं ना कहीं पे तो प्रॉब्लम आने ही वाला है, और यूजर को प्रॉब्लम आ गया तो समझ लेना आप लोगों ने बैड टेस्टिंग की है। क्या किया है आप लोगों ने, बैड टेस्टिंग परफॉर्म की। तो गुड टेस्टर कौन रहता है, किसी ने आपको पूछा कि गुड टेस्टर कौन रहता है, तो उसका आंसर क्या क्या आना चाहिए। किसी को क्वेश्चन पूछा गया है कि अभी तक ऐसा गुड टेस्टर कौन है? नहीं, आगे पूछा जाएगा, ठीक है। तो गुड टेस्टर कौन रहता है, ऐसा पर्सन जो रिक्वायरमेंट को क्लियर करके रहता है, अच्छी तरह से रिक्वायरमेंट के साथ क्लियर रहता है। उसके बाद वो एनालिसिस करता है प्रॉपरली। देन थर्ड वन, वो क्या करता है, टेस्ट केसेस प्रॉपरली लिख देता है एज पर रिक्वायरमेंट। देन टेस्टिंग इन डिटेल ये करता है, प्लस वो डिफेक्ट फाइंड करता है। ठीक है, तो ऐसे जो टेस्टर रहता है वो रिक्वायरमेंट के साथ क्लैरिटी रखता है, एनालिसिस करता है उस रिक्वायरमेंट को, उसके हिसाब से ही टेस्ट केसेस प्रॉपरली लिख देता है, टेस्टिंग हर एक चीज की इन डिटेल में करता है, और मल्टीपल डिफेक्ट ढूंढता है। तो डिफेक्ट मिलना इज अ गुड थिंग फॉर अ टेस्टर। तो आप जितने डिफेक्ट ढूंढोगे उतने आप लोगों के लिए अच्छी बात रहती है, मतलब वो एप्लीकेशन का फायदा रहता है, हमारे कंपनी का फायदा रहता है, यूजर्स का भी फायदा रहता है उसमें, कि वो एप्लीकेशन आपने अच्छी तरह से डिफेक्ट वगैरह ढूंढे, हम लोगों ने डेवलपर ने रिजॉल्व किया, तो उसका फायदा क्या होता है, एप्लीकेशन मार्केट में जाता है डिफेक्ट फ्री। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है, मार्केट में एप्लीकेशन जाना चाहिए कम डिफेक्ट से या तो डिफेक्ट फ्री। इतने हम लोग कोशिश करते रहते हैं। आप लोगों को हायर क्यों किया जाता है, टेस्टिंग करने के लिए। तो टेस्टिंग में आप लोगों को सिर्फ फंक्शनलिटी वर्क कर रही है या नहीं, इतना नहीं चेक करना है। जितना ज्यादा आप लोग डिफेक्ट ढूंढोगे उतना ज्यादा एप्लीकेशन क्लियर निकलेगा, अच्छा करेक्ट आउटपुट देगा। तो इसलिए रीटेस्टिंग की कंसेप्ट हम लोग फॉलो करते हैं। तो आप लोगों को इतना ही बताना है, गुड डिफेक्ट क्या रहता है, बैड डिफेक्ट क्या रहता है, दैट्स इट। यहाँ पे ये प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो जाती है। डेफिनेशन बताओ, कौन इन्वॉल्व है वो बता दो। उसके बाद रीटेस्टिंग हम लोग कब करते हैं, कितने बार कर देते हैं वो बता दो, एंड गुड डिफेक्ट बैड डिफेक्ट क्या होता है बता दो, दैट्स इट। यही प्रोसेस यहाँ पे नीचे भी दिखिए, देखो, we do retesting and we got a defect, we log that defect and give remark to the test case as a fail। ये वाला कि टेस्ट केस वो फेल हो गई, क्यों, क्योंकि हमें डिफेक्ट मिला। देन वी विल गेट आईडी फॉर दैट स्पेसिफिक डिफेक्ट, वो आईडी ऑटोमेटिकली टूल में जनरेट होता है। ये प्रोसेस आप लोग जब टूल पढ़ोगे ना तब आप लोगों को पता चलेगी, ठीक है।
देन डेवलपर उसको सॉल्व कर देता है, डिफेक्ट लॉक करके डेवलपर को हम लोग भेज देते हैं, तो डेवलपर उसको सॉल्व करेगा। एंड अगेन वी हैव टू रीटेस्ट दैट स्पेसिफिक फंक्शनलिटी टू इंश्योर दैट इट्स वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। ये प्रोसेस अभी तक हम लोगों ने डिस्कस की थी, वही है। डिफेक्ट मिलता है, रीटेस्टिंग करते हैं, रीटेस्टिंग करके उसको कंफर्म करेंगे, डेवलपर को भेज देंगे। कैसे? डिफेक्ट हम लोग लॉक करते हैं या तो जीरा में, एचपीएलएम में, या तो एडीओ बोर्ड, जो कुछ डिफरेंट टूल्स है उसमें। देन उसका एक आईडी जनरेट होता है, आईडी मतलब एक नंबर रहता है बस, बाकी कुछ है, वो ऑटो जनरेटेड रहता है। वो कैसा है वो भी दिखा देता। एडीओ बोर्ड, ऑडियो, यहाँ पे देखो क्या है, ये जो रेड कलर में दिख रहा है ना, ये डिफेक्ट है। ये जो रेड कलर में दिखते हैं वो रहते हैं डिफेक्ट। जो नीचे, उसके नीचे बुक है देखो, ये यूजर स्टोरी रहती, ऐसे रहती है यूजर स्टोरी। तो स्पेसिफिक आप लोगों को टूल्स में सारी इंफॉर्मेशन ऐसे ही मिलती है, मतलब ये छोटे छोटे टास्क रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यूजर स्टोरी। तो यूजर स्टोरी यहाँ पे सिंपल सी फैक्टर है कि 361 उस यूजर स्टोरी का नंबर है, 377 वो उस डिफेक्ट का नंबर है, डिफेक्ट का आईडी बोला जाता है उसको, दैट्स इट। तो ऐसे आप लोगों को टूल में इंफॉर्मेशन ऐड करनी पड़ती। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन सिंबल मिल रहा है प्लस वाला, उसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक किया ना, तो वो सिंपली स्पेसिफिक, एक तो आप लोग न्यू यूजर स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, न्यू टास्क क्रिएट कर सकते हो, न्यू डिफेक्ट लॉक कर सकते हो। तो ऐसे स्पेसिफिक सिनेरियो। तो जैसे ही आप डिफेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन फिल करोगे, तो वहां पे एक आईडी जनरेट होता है। तो यहाँ पे 516377 ये जो है वो है डिफेक्ट के आईडीज एक्सेट्रा, बाकी कुछ भी नहीं। तो जब आप लोग डिफेक्ट लॉक करते हो टूल्स में, ये ऑटो जनरेट होता है, आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे सारी चीजें मेंशन करनी होती है। तो यहाँ पे अगर आप सिंपल सर्च कर लेते हो बोर्ड डिफेक्ट टैब, ये वाली इमेज, इसको भी ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 364, ये क्या है, उसका आईडी है। स्लो रिस्पॉन्स ऑन इंफॉर्मेशन फॉर्म, ये जो इंफॉर्मेशन फॉर्म है उसका डिफेक्ट का ये लिखा है, इंफॉर्मेशन मतलब डिस्क्रिप्शन। तो उसका हेडलाइन क्या है डिफेक्ट का, स्लो रिस्पॉन्स ऑन इंफॉर्मेशन फॉर्म। जो इंफॉर्मेशन फॉर्म रहेगा किसी एप्लीकेशन का, उसका रिस्पॉन्स स्लो आ रहा है, एक्चुअल में फास्ट आना चाहिए था, तो ये डिफेक्ट है। तो इसने डेवलपर ने लॉक कर दिया। तो किसने लॉक कर दिया है, सॉरी टेस्टर ने। तो इसका नाम यहाँ पे आ जाता है, जमाल। ये कौन है, स्पेसिफिक टेस्टर जिसने लॉक किया है। देन उसके नीचे देखो रिप्रो स्टेप्स, रिप्रो स्टेप्स मतलब क्या है, रिप्रोड्यूसिबल स्टेप्स। किसी अदर पर्सन को इस डिफेक्ट को अगर चेक करना है, तो हमें यहाँ पे हर एक स्टेप मेंशन करनी पड़ती। यहाँ पे जाओ, वहां पे क्लिक करने के बाद ये ओपन होगा, उसमें इसके ऊपर क्लिक करो, इसमें ये चीजें डालो, देन ये डिफेक्ट मुझे दिख जाए। तो ऐसे स्टेप्स वहां तक, उस डिफेक्ट तक जाने के लिए जो कुछ प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, वो सारे स्टेप्स यहाँ पे रिप्रो स्टेप्स में डालने पड़ते हैं। ये सारी चीजें रहती है। यहाँ पे राइट साइड में इसकी प्रायोरिटी, सेवरिटी, ये सारी चीजें रहेगी, आप लोगों को आगे धीरे धीरे पता चलेगा। तो ऐसा डिफेक्ट हमें लॉक करना पड़ता है टूल्स में। तो जब भी हम लोग रीटेस्टिंग परफॉर्म करेंगे एंड हमें डिफेक्ट मिल जाएगा, तो हम लोग लॉक करते हैं उस स्पेसिफिक टूल्स में। एंड जब डिफेक्ट लॉक करते हैं तब मिल जाता है उसका आईडी, दैट्स इट। तो अभी उसके ऊपर ज्यादा फोकस मत करो, अभी फोकस करना है सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर कि रीटेस्टिंग क्या होती है। तो रीटेस्टिंग, जब भी कभी आपको डिफेक्ट मिलता है, उस डिफेक्ट को कंफर्म करने के लिए आप लोग मल्टीपल टेस्ट डेटा यूज करोगे उस सेम फंक्शनलिटी के ऊपर, तो उसको बोला जाता है। ये सिंपल सी कंसेप्ट रहेगी रीटेस्टिंग। सब लोगों को समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट इस रीटेस्टिंग में? एवरीवन इज क्लियर? इतना सा ही पार्ट है। तो नई फंक्शनलिटी ऐड कब होगी, या तो रिक्वायरमेंट चेंजेस कब होंगे,
एसआईटी के बीच में हो सकते हैं या तो कंप्लीट होने के बाद, एसआईटी और यूएटी कंप्लीट होने के बाद, ऐसा सिनारियो है। तो डेफिनेशन के हिसाब से चलते हैं। पहले, रिग्रेशन टेस्टिंग इज द प्रोसेस इन विच वी हैव टू टेस्ट न्यूली करेक्टेड फंक्शनैलिटी। ओके, इसके आगे एक वर्ड मिसिंग है, न्यूली करेक्टेड फंक्शनैलिटी। तो उस डेफिनेशन को हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। नीचे ये कंसेप्ट के बाद वो डेफिनेशन एक अलग लैंग्वेज में लिख के ले लो। इट इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग, डेफिनेशन लिख लो। इट इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग newly added newly added it is the process of checking newly added or newly corrected functionality, newly added or newly corrected functionality newly corrected functionality working properly or not, working properly or not, and we have to check that we have to check that impact on old functionality, we have to check that impact on old functionality, impact on old functionality due to new functionality, और ऐसे भी लिख सकते हो because of new functionality, impact on old functionality because of new functionality. That's it. ये डेफिनेशन आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो ये पहली वाली डेफिनेशन आप लोगों ने जो लिखी है उसको इग्नोर किया तो भी चलेगा टोटली, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टेक्निकली लिखा है तो वो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। तो बेस्ट ऑप्शन है अपने अपने लैंग्वेज में मैनेज करना है उसको। लाइक रिग्रेशन टेस्टिंग इज द प्रोसेस इन दैट वी हैव टू चेक दैट लाइक न्यूली एडेड or newly corrected functionality working properly or not and their impact on other working models. जो अदर ओल्ड वर्किंग फंक्शनलिटी रहती है उसके ऊपर हमारा इम्पैक्ट चेक करना है। ओके, एना म्यूट करना प्लीज। ओके, तो डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन में देखो, आप लोग अभी कुछ चीजों के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, आप लोग अजाइल मेथोडोलॉजी में काम करते हो नॉर्मली। तो अगर अजाइल में आप लोग काम कर रहे हो तो जब आप लोग किसी 5-10 रिक्वायरमेंट के ऊपर या तो किसी यूजर स्टोरी के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, एंड उस यूजर स्टोरी में क्या होता है और कुछ न्यू रिक्वायरमेंट ऐड हो गए, उस फंक्शनलिटी में क्या हो गया और कुछ फंक्शनलिटी ऐड हो गई, कुछ न्यू रिक्वायरमेंट ऐड हो गए। कस्टमर कभी भी रिक्वायरमेंट चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, ऐड कर सकता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे न्यू रिक्वायरमेंट ऐड हो गए।
तो हमें वो भी एक्सेप्ट करने पड़ते हैं नॉर्मली। तो अभी एक फंक्शनलिटी ऑलरेडी आपके पास है एंड उसमें और कुछ फंक्शनलिटी ऐड करने को बोल दिया। ऑलरेडी आप लोगों ने कंसिडर कर लो, एक फंक्शनलिटी है कि आप लोगों का लॉगिन पेज है। ये लॉगिन पेज की फंक्शनलिटी ऑलरेडी आप लोगों ने डेवलप करके रखी है, आपका लॉगिन पेज रेडी है। बट कस्टमर ने क्या बोला है कि इसमें और मुझे चेंजेस करने हैं, ये न्यू रिक्वायरमेंट्स ऐड करने हैं, न्यू फंक्शनलिटी ऐड करनी है। तो ये न्यू फंक्शनलिटी ऐड करने के वजह से क्या होता है कि आपको पूरा का पूरा सिनारियो चेक करना पड़ता है। तो वो उसमें कैसे चेक करेंगे, तो अभी हम लोग वो डिस्कस करते हैं। तो 1 मिनट, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। गुड। Yes. तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे, ये वाला लॉगिन पेज, ठीक है। कंसिडर कर लो यहाँ पे एक किसी स्पेसिफिक इसका लोगो रहता है, देन उसके बाद ये है यूजर नेम, देन उसके बाद ये है पासवर्ड एंड ये रहता है आप लोगों का सबमिट बटन। ये फंक्शनलिटी ऑलरेडी आपके पास डेवलप है और आप कहीं अदर फंक्शनलिटी के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, दूसरे पेज के ऊपर, तीसरे पेज के ऊपर। लेकिन अभी न्यू रिक्वायरमेंट्स ऐड हो गए कस्टमर के, उसने क्या बोला है, इस पेज में मुझे यहाँ पे और कुछ चीजें ऐड करनी। सिंपल थिंग है, क्लोज क्यों हुआ, ठीक है। तो ये पेज में उसने क्या बोला है कि स्पेसिफिक यहाँ पे और 2-3 चीजें मुझे ऐड करनी, कुछ एडवर्टाइजमेंट रहेगा या तो और कुछ कंपनी की इंफॉर्मेशन है, ये न्यू रिक्वायरमेंट ऐड हो गए, प्लस यहाँ पे भी कुछ तो 2-3 एक्स्ट्रा थिंग्स आ गए। तो इसका कहना क्या है कस्टमर का कि यहाँ पे मुझे ये सारी चीजें ऐड करनी, न्यू रिक्वायरमेंट ऐड करनी। तो अभी हमें क्या करना पड़ता है, रिग्रेशन टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करेंगे कि जो न्यू फंक्शनलिटी हम लोग ऐड करने वाले हैं इस पेज में, तो वही फंक्शनलिटी को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ये वाले दोनों एंड ये लास्ट वाले 3। ये न्यू फंक्शनलिटी हम लोग ऐड करेंगे इसी पेज, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये पेज डेवलप्ड है, हमारा ये काम कर रहा है। लेकिन अभी ये न्यू फंक्शनलिटी ऐड होने वाली है, तो हमें चेक क्या करना पड़ेगा, दिस न्यूली एडेड फंक्शनलिटी वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। ये हमें पहला चेक करना पड़ेगा, जब डेवलपर उसको ऐड करेगा, वी हैव टू चेक दैट न्यू फंक्शनलिटी working properly or not। ये हमें चेक करना है, ये जो न्यू फंक्शनलिटी है प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं, ये चेक करना है। मतलब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कौन सी टेस्टिंग करते हैं, रीटेस्टिंग या तो रिग्रेशन करके कुछ फायदा होगा क्या, न्यू फंक्शनलिटी है उसको पूरी तरह से ही चेक करना पड़ेगा ना। सैनिटी क्यों है, बेसिक कोर फंक्शनलिटी, मतलब न्यूली ऐड हुआ है तो न्यूली ऐड हो, वही चेक। सिंपल सी थिंग है, न्यूली ऐड हो चुका है तो अभी इसको वापस सैनिटी करेंगे एक्सेट्रा थिंग नहीं, उस फंक्शनलिटी को डिटेल में चेक करना पड़ेगा आपको। अब ऊपर ऊपर से चेक कर सकते हो क्या उसको, नहीं ना। आपको ऊपर ऊपर से चेक करके फायदा क्या होगा, वो फंक्शनलिटी डिटेल में चेक करनी पड़ेगी। ये न्यू वाली फंक्शनलिटी, ये ऑलरेडी पुरानी वाली तो हम लोगों ने टेस्ट की रहती है, ठीक है। आपके पास अभी व्हाट्सएप का एप्लीकेशन है, ये व्हाट्सएप के एप्लीकेशन में न्यू फीचर आया था, ये स्पेसिफिक मैसेजेस को रिएक्ट करना, ये पता है आप लोगों को। एक मिनट में आपको वो भी दिखा देता हूँ। सबके ऊपर कंसिडर कर लो कि आप इस मैसेज के ऊपर क्या कर रहे हो, अभी रिएक्ट कर रहे हैं, सिंपल सी थिंग है। तो ये जब फीचर आया था, पहले ऐसा नहीं था कि आप इस मैसेज के ऊपर रिएक्ट कर पाते थे। ये ऑलरेडी पुरानी वाली फंक्शनलिटी क्या थी कि आप लोग इस मैसेज को सिंपली रिप्लाई कर सकते थे, मतलब सिर्फ इस मैसेज को कंसिडर करके रिप्लाई। लेकिन अभी ये नया फीचर क्या आया है, इस पुरानी फंक्शनलिटी में इसके ऊपर आप लोग रिएक्ट कर पा रहे हो। जब ये फीचर आया था 1-2 महीने पहले, 3-4 महीने पहले, तो ये फीचर में क्या नहीं था पता है क्या किसी को, तो ऐड करना है, ये जो सिंबल बटन है ना, प्लस वाला सिंबल, ये तो नहीं नहीं था। था। मतलब आपके पास इतने 6 इमोजीज का ही ऑप्शन था, बाद में जाके उन्होंने वापस चेंजेस करके इसको बढ़ा लिया,
ये सब इमोजीज का ऑप्शन निकाल दी। तो ये क्या कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस कर रहे हैं। तो अभी ये पुरानी वाली फंक्शनैलिटी है, ठीक है, सिर्फ चैट बॉक्स में हमें मैसेज को रिप्लाई करना या तो कुछ जो कुछ चीजें हैं वो पॉसिबल था, लेकिन अभी ये नई फंक्शनैलिटी उसमें ऐड हो गई कि यू हैव टू जस्ट रिएक्ट दैट फंक्शनैलिटी, यू हैव टू जस्ट रिएक्ट ऑन दैट स्पेसिफिक मैसेज। तो अभी इस स्पेसिफिक मैसेज के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं। तो पहला फीचर आया था इतने 6 सिंबल से ही, तो ये इन्होंने ऐड कर लिया। तो जब ये फंक्शनैलिटी ऐड हो गई, न्यू रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये फंक्शनैलिटी ऐड हो गई, तो उसको हमें डिटेल में ही चेक करना पड़ेगा। डिटेल में आप लोग कैसे चेक करोगे, सिंपल सी थिंग है ना, कि आप इस पर्सन के एक मैसेज के ऊपर चेक करोगे, दूसरे मैसेज के ऊपर चेक करोगे, दूसरे पर्सन के दूसरे मैसेज के ऊपर चेक करोगे, ऐसे अलग अलग लोगों के मैसेज के ऊपर रिएक्ट करके देखेंगे। प्लस आप लोग टेस्ट कैसे करोगे, फॉर एग्जाम्पल ये जो फीचर है वो आया था अगस्त में, अगस्त 2022, ये एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कब आया है। तो ये अगस्त में आया, कंसिडर कर लो। आप लोग ऐसे थोड़ी है ना कि अगस्त के आगे के जो मैसेजेस रहेंगे सिर्फ इसके ऊपर टेस्टिंग करोगे, आप ये भी टेस्ट करोगे, प्लस आपके पास अगर पुराने वाले मैसेजेस है, चैट हिस्ट्री 2 साल पहले की भी है, आप लोगों को क्या करना पड़ता है, उस पुराने मैसेजेस के ऊपर जाके भी चेक करना पड़ेगा कि इसके ऊपर वो वर्कआउट हो रहा है या नहीं। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस स्पेसिफिक फंक्शनलिटी को डिटेल में टेस्ट कर रहे हैं। पहले क्या था, ये 6 ही ऑप्शन थे, तो उन्होंने क्या चेक किया रहता है, ये 6 इमोजीज ईच एंड एवरी मैसेज के ऊपर हमें रिएक्ट करने आने चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, आप लोगों को व्हाट्सएप अपडेट करना पड़ता है। अपडेट आया था ना सब लोगों को, अगर व्हाट्सएप अपडेट आप नहीं करते हो, ठीक है, कंसिडर कर लो आपके पास ओल्ड व्हाट्सएप है, ठीक है, एंड अपने दोस्त के पास न्यू व्हाट्सएप है। अगर ऐसा कुछ है तो ये अगर रिएक्ट कर देता है ना आपके मैसेज के ऊपर, तो ये पुराने वाले व्हाट्सएप के ऊपर क्या दिखाता था, एनी आइडिया, किसी ने देखा है? आपको एक ऐसे वार्निंग मैसेज आता था, सॉरी, you have older version of application to see the message। ये आप लोगों को एक वार्निंग मैसेज आता था कि आपके पास ओल्डर वर्जन है ये मैसेज देखने के लिए, ऐसा रहता है स्पेसिफिक सिनारियो। तो अगर आपका ये जो ओल्डर वर्जन रहेगा तो ये मैसेज आना चाहिए। तो ये सारी चीजें कहाँ पे रहती है, ये रहती है आप लोगों के रिक्वायरमेंट में। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग चलते हैं ना, तो रिक्वायरमेंट में ये सारी चीजें लिखी रहती है कि अगर किसी के पास पुराना वर्जन है तो उसको ये मैसेज डिस्प्ले करो, वार्निंग मैसेज कि